बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? एग्ज़ाम करीब हैं और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो आपकी इस एग्ज़ाम की तैयारी को सप्लीमेंट करने के लिए या उसको ज़रा बेहतर करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और लाए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की अपनी इस वीडियो में हम क्या चीज़ कवर करने जा रहे हैं। तो CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 उसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की आज हमारी ये पहली वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन होता है, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस हल करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को हम क्यों बना रहे हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा है। हम लास्ट मिनट पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी कुछ खास नहीं हो सकी किसी भी वजह से, उनको एक अच्छा रिफ्रेशर देने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना एग्जाम प्रिपेयर कर सकें। और उन लोगों को जिनकी प्रैक्टिस है, उन लोगों की जिनकी तैयारी है, उन लोगों को एक प्रैक्टिस मिल जाएगी और थोड़ा सा इससे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि उनको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं इंशाल्लाह, ताकि वो भरपूर तरीके से अपना एग्जाम अटैम्प्ट कर सकें। एजेंडा क्या होगा हमारा इस वीडियो का? हम 40 क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिव्यू करेंगे और आपके साथ लाइव उनको सॉल्व या हल भी करेंगे। और कुछ तकरीबन हम 50 से 60 मिनट रफली ये स्पेंड करेंगे इन क्वेश्चंस को हल करते हुए। तो इतना ज़हन में रखिएगा कि हमें कुछ इतनी ड्यूरेशन लग रही होगी इंशाल्लाह। और आपको क्या सीखने को मिलेगा और लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी, वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम आपको हेल्प करेंगे कि क्वेश्चंस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जब आप उनके ऊपर फोकस करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उन ऑप्शंस में से कुछ राइट आंसर पिक करना, या अगर वो ना पिक कर पा रहे हों आप तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएं, कम करते जाएं। यानी वो ऑप्शंस जो बिल्कुल पोलर ऑपोजिट हों, कॉन्ट्राडिक्टरी हों उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या उसका कोई ताल्लुक ना हो, रिलेट ना करती हो, उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात ना की गई हो, तो वो ऑप्शंस आप एलिमिनेट करते जाएं। तो अगेन ये सारी ऑप्शंस एलिमिनेट कौन सी करनी है या पिक कौन सी करनी है, फोकस किन पे करना है, डिपेंड करता है। क्वेश्चंस के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो हम आपको हेल्प करेंगे कि आप उन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करें ताकि आप अपनी राइट ऑप्शंस पिक कर सकें। तो उसकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको। और जो लोग प्रिपेयर्ड हैं या एवरेज प्रिपेयर्ड हैं और उन लोगों को थोड़ा अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी एरियाज़ वीक हैं, कौन से बेहतर हैं, तो उनके लिए ये वीडियो एक क्या होगी, गैप एनालिसिस होगी, ताकि उनको पता चल जाएगा कि अगर कुछ एरियाज़ हैं जो वीक हैं जिनके ऊपर उन्हें और थोड़ा काम करना चाहिए बिफोर अपेयरिंग इन द रियल एग्जाम, तो वो हम कोशिश करेंगे कि उनको एक हाईलाइट प्रोवाइड कर सकें, एक थोड़ा सा एनालिसिस दे सकें, थोड़ी इंसाइट दे सकें, ताकि कुछ चीज़ों को थोड़ा और वो फोकस करके जाएँ, एक स्लाइड ओवरव्यू ले लें बिफोर अपेयरिंग इन द रियल एग्जाम। चांसेस आर कि फिर आप अपने नंबर्स को, अपने मार्क्स को, अपने ग्रेड्स को और बेहतर कर सकें। तो उन लोगों के लिए जो भरपूर तरीके से तैयार हैं और वो जब हमारे साथ क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, उनका एटीट्यूड डेवलप होगा इंशाल्लाह कि वो 100% जो है ना उस चीज़ को फोकस करते हुए एग्जाम में जाएंगे। और आई एम श्योर वो एंड आई बिलीव कि वो 100% ज़रूर अचीव भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें बिफोर वी स्टार्ट आवर फॉर्मल एग्जाम जो आपको ज़हन में रखनी है। और चलिए फिर आप अपना एग्जाम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज अ टूल दैट कैन हेल्प अस रिड्यूसिंग द साइज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन मेकिंग देम मोर रीडेबल। तो हर क्वेश्चन में आप देख सकेंगे कि हमने जैसे यहाँ पे बताया कि ये तो एक कोई जो टूल है जिसकी बात हो रही है, और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किस चीज़ को, साइज को। ये किसी इंडिविजुअल फंक्शन के साइज को रिड्यूस करता है। ये कुछ 3-4 चीज़ें जब आप इनको फोकस करेंगे ना, इनको ऊपर थोड़ा सा ज़हन लगाएंगे या इनको थोड़ा सा अप्रोच करेंगे, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कुछ कंटेंट आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे एक्चुअली ये किस ऑप्शन की बात हो रही है, किस टूल की बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो वो टूल जो किसी फंक्शन का साइज कम करता है ताकि वो फंक्शन मोर रीडेबल हो जाए, ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाए। ठीक है ना, प्रोग्रामर्स चाहे जिसने डेवलप किया है, चाहे कोई टेस्ट कर रहा है, उसको रिव्यू कर रहा है कोड को, उन सब के लिए पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, यानी मॉडुलरिटी की अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, मॉडुलर डिज़ाइन करते हैं, और मॉडुलरिटी को फॉलो करते हुए हम अपना फंक्शंस लिखते हैं।
तो वो अप्रोच बेसिकली ऐसी होती है जिसमें हमारे फंक्शन एक कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं या एक रीजनेबल साइज के होते हैं जिनकी रीडेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मॉड्यूलरिटी जो है ये आपकी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेनी एप्लीकेशंस नीड टू बी पोर्टेड ऑन टू मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये बिल्कुल ठीक है बात, इन्हीं हम देखते भी हैं, आप भी देखते हैं, ब्राउजर लिखा गया है, अब आप उसको मैक में भी यूज़ करते हैं, अब आप उसको विंडोज़ में भी यूज़ करते हैं, सन सोलारिस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कोई वर्डपैड हो सकता है, कोई और विनजिप या विन RAR हो सकता है, कोई और यूटिलिटी एप्लीकेशन हो सकती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो आप उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल रूटीन है। अच्छा जी, देर आर फ्यू गाइडलाइंस टू फॉलो वाइल कोडिंग ए प्रोग्राम कंसिडरिंग द पोर्टेबिलिटी। तो आपने पढ़ा होगा ज़रूर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं, उसको कोड कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए ताकि पोर्टेबिलिटी आसानी से हो सके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो उन गाइडलाइंस में नहीं आती या वो गाइडलाइन नहीं है। जब आप इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे यानी पोर्टेबिलिटी को ज़हन में रखेंगे तो फिर आपको कौन सी चीज़ें जो फॉलो करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने कौन सी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, सिखाई हैं कि आप उनको फॉलो करें जब आप पोर्टेबिलिटी को ज़हन में रखते हैं। तो पहली ऑप्शन जो गिवन है उसमें लिखा हुआ है स्टिक टू स्टैंडर्ड्स। ये तो बात ठीक है कि आप स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका लिखा हुआ कोड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में या मुख्तलिफ मशीन्स पे चल सकता है। हमने लेनी है नॉट वाली ऑप्शन, तो इसको तो इग्नोर कर रहे हैं। प्रोग्राम्स इन दी मेन स्ट्रीम, तो ये भी बात ठीक है कि जितनी मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं, हम उनमें अगर प्रोग्राम करेंगे तो हर मशीन पे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने के पूरे चांसेस हैं, तो ये बात भी ठीक है। साइज ऑफ डेटा टाइप्स, ये भी बात ठीक है कि इनको भी ज़रूर कंसिडर करें। अगर इंटीजर एक जगह 4 बाइट का है तो इंटीजर दूसरी जगह भी 4 बाइट का है तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह फॉर द रेस्ट ऑफ द डेटा टाइप्स वो भी कोई इशू नहीं है। लास्ट देखते हैं जी, यूजिंग वेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशन। ये देखिएगा यहाँ पे वेंडर स्पेसिफिक लिखा हुआ है और एक्सटेंशंस लिखी हुई हैं। लैंग्वेज एक्सटेंशंस आपको पता है बहुत सारे वेंडर अपनी जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है उसके साथ इंक्लूड करते हैं प्रोग्रामर्स को थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए। ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। तो जब आप किसी पर्टिकुलर एक वेंडर की, देखें ना वेंडर स्पेसिफिक लिखा हुआ, तो अब आप किसी एक पर्टिकुलर वेंडर का जब IDE या यूज करते हैं एनवायरनमेंट और उसके साथ कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज एक्सटेंशंस हैं जो सिर्फ उस वेंडर के ने प्रोवाइड की हुई हैं, तो ऐसा फॉर एग्जांपल अगर आप C++ की बात करें तो ऐसा कोड जो आपने किसी वेंडर स्पेसिफिक IDE के अंदर लिखा हो, फॉर इंस्टेंस ये कोड ब्लॉक हो सकता है, ये डेव C का एनवायरनमेंट हो सकता है, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने उधर तो यूज़ कर ली, अपना प्रोग्राम लिख लिया है, लेकिन जैसे ही फॉर एग्जांपल आप वो लिखा हुआ सोर्स वहाँ तो चल पा रहा है क्योंकि वहाँ लैंग्वेज एक्सटेंशन अवेलेबल है। जब आप अपने टीचर को भेजते हैं, जब अपने किसी कोलीग को भेजते हैं और वो अपने पास फॉर इंस्टेंस उनके पास IDE स्टैंडर्ड है, मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड चीज़ें वो यूज़ करते हैं, वो डेव C का एनवायरनमेंट हो सकता है, तो जब वहाँ पे वो यूज़ करते हैं तो वो कोड रन नहीं होता। ठीक है ना, तो उसकी वजह ये है कि आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया एप्लीकेशन, या आपने लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया, वेंडर स्पेसिफिक चीज़ें कोई ले ली हैं, वो आपके एनवायरनमेंट पर तो चल रही हैं लेकिन किसी और एनवायरनमेंट पर नहीं चल रही, तो ये क्या हो गया, पोर्टेबिलिटी का इशू हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारी डिजायर्ड ऑप्शन है कि आप वेंडर स्पेसिफिक चीज़ें लेंगे तो पोर्टेबिलिटी के इश्यूज आएंगे। और जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं स्टैंडर्ड, मेन स्ट्रीम्स, डेटा टाइप्स, इन चीज़ों को जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वही फॉलो करें, जो एक कन्वेंशन है उसी को फॉलो करें, वेंडर स्पेसिफिक चीज़ें ना लें। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है द टेस्टिंग ऑफ ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ये देखिए कलेक्शन है, अकेला एक मॉड्यूल नहीं है, आप इसको मॉड्यूल्स भी पढ़ सकते हैं। तो द टेस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स टू डिस्कवर द इंटरफेसिंग प्रॉब्लम। इंटरफेसिंग मतलब दो मॉड्यूल्स ने कम्युनिकेट करना है। अब आपके ज़हन में कुछ चीज़ें आनी चाहिए। अमंग द इंटरफेसिंग मॉड्यूल्स इज नोन एज। तो दो या दो से ज़्यादा जब मॉड्यूल्स आपस में बात करेंगे तो पहली बात तो यह है कि दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स होंगे कब, ठीक है, जब, यानी अब आप मॉड्यूल से थोड़ा ऊपर सोचेंगे। इसका मतलब यह है कि मॉड्यूल्स की अपनी टेस्टिंग होती तो ये एक मॉड्यूल की बात हो रही होती। सिस्टम की टेस्टिंग हो सकती है लेकिन सिस्टम की टेस्टिंग में फिर वो सारे मॉड्यूल्स की बात होती तो ओवरऑल बात होती। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है असल में वो क्या है,
सब सिस्टम। इस बेसिकली सब सिस्टम जो होता है वो एक बड़े सिस्टम का पार्ट होता है। एक बड़े सिस्टम में 2, 3 या 4 इतने सब सिस्टम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं लेकिन नॉर्मली इतने ही होते हैं। तो उन सब सिस्टम्स के अंदर 3 या 4 मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जब वो मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस चीज़ की टेस्टिंग होती है, देखें ना कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, तो जब वो इंटरफेस करते हैं आपस में तो वो बेसिकली क्या होता है, आपका सब सिस्टम होता है। और अगर ये सब सिस्टम की इंटरफेसिंग चेक की जा रही होती तो फिर हमारी राइट ऑप्शन क्या होती, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि 2, 3, 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, वो इंटरफेस कर रहे हैं, जब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, और इस चीज़ की जो टेस्टिंग है वो हमारी क्या होती है, सब सिस्टम टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई एक सी की स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। इफ ई डॉट टाइटल, ई जो है वो किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके पास, और टाइटल जो है ये उस क्लास का ही कोई फंक्शन भी है। तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, ये इस तरह की कोई चीज़ यूज हुई भी है, या ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो यहाँ लिखा हुआ ई डॉट टाइटल इज इक्वल टू CEO, कोई वैल्यू दी हुई है, और इस चीज़ को आपने ज़रा फोकस करना है। ये क्या है, लॉजिकल ऑर, यानी आपके पास जो ऑपरेटर्स है, एंड का भी है, नॉट का भी है और आर का भी है, तो ये और का ऑपरेटर है। और उसके बाद आप देखिए ई डॉट सैलरी, उसी ऑब्जेक्ट की एक और एट्रीब्यूट भी लिखी हुई है, या फंक्शन आप कह सकते हैं, लिखा हुआ है। चलें, तो इज ग्रेटर देन, और ये कोई वैल्यू दी हुई है 100,000। तो कंसिडर द अबव स्टेटमेंट, नो इफ द टाइटल इज CEO। अब ये जो वैल्यू आ रही है टाइटल की, इसमें वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू आई हुई है CEO की, देन फिर क्या होगा। आपको पता है कि अब आप जब लिखते हैं एक कंडीशन और उसके बाद डालते हैं और उसके बाद दूसरी कंडीशन लिखते हैं, तो और के केस में अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो और के केस में दोनों कंडीशन चेक होना जरूरी नहीं है। आपको पता है ट्रूथ टेबल, इफ 1 और 0 इज ऑलवेज 1, यानी ट्रू और फॉल्स इज ऑलवेज रिटर्न्ड एज वैल्यूएटेड एज ट्रू। तो अगर टाइटल CEO यहाँ पे गिवन है, यानी ये पास किया जाता है, ये वैल्यू उसकी CEO है और यही हमारी कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि ये पहली कंडीशन जो है, ये वाली, ये और से पहले ये हमारी क्या हो जाती है, ट्रू। और अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये जो दूसरी और के बाद लिखी हुई है, असल में फिर इसको चेक करने की भी ज़रूरत ही नहीं रहती। कंपाइलर इसको वैल्यूएट नहीं करता, क्योंकि और है और आर में पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, इतना काफ़ी है। इसीलिए यह कंपाइलर यहाँ और के बाद दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेगा, या उसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता ये अगर एंड होता तो फिर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो एवेल्यूएशन रिजल्ट है वो ट्रू रिटर्न किया जा सके। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहली ऑप्शन है द सेकंड पार्ट ऑफ द कंडीशन विल ऑलवेज बी वैल्यूएटेड। नहीं, वो हमने कहा कि एंड के केस में ज़रूरी होता है, और के केस में ज़रूरी नहीं है। द सेकंड पार्ट मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, उसका ट्रू होना भी ज़रूरी नहीं है, ना वो चेक होना ज़रूरी है, ना उसका ट्रू होना ज़रूरी है। क्यों? और हमने यूज़ किया हुआ है, और के केस में हमने कहा कि एक पार्ट भी जो पहला अगर ट्रू हो जाता है तो हमारा जो वैल्यूएशन है वो ट्रू रिटर्न होती है। द सेकंड पार्ट विल नॉट बी वैल्यूएटेड, दैट्स राइट ऑप्शन। दूसरे पार्ट को वैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि और है, पहला ट्रू हो गया, एक्सप्रेशन ने ट्रू रिटर्न कर दिया, हम इफ के अंदर आ जाएंगे और जो हमने काम करना होगा वहाँ पे कर लेंगे, या इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स हमारी फिर इग्नोर हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, डैश टेस्टिंग आइसोलेट्स अदर कंपोनेंट्स। आइसोलेट को जरा ज़हन में रखिएगा, ऑफ द प्रोग्राम एंड शोज द इंडिविजुअल पार्ट। ये देख रहे हैं इंडिविजुअल पार्ट। तो कौन सी ऐसी टेस्टिंग है जो ये कहती है कि आप बाकी चीज़ों को थोड़ा आइसोलेट कर दीजिए, और इंडिविजुअल जो पार्ट है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, उसके अंदर जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं वो सिर्फ आपने चेक करने हैं कि उनकी करेक्टनेस इंश्योर करनी है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो वो आपने ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। मेरा ख्याल है आंसर आपके ज़हन में आ गया होगा, या कुछ ब्लर सा आ गया होगा। चलें देख लेते हैं कोई। तो ये अपने प्रैक्टिस करते जाने कि कीवर्ड्स को थोड़ा सा ज़हन में लाना है और उनको कनेक्ट करना है। तो डॉट्स नीचे ऑप्शन में आपको खुद कनेक्ट करवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे पहली ऑप्शन ये है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी अगर आपको डेफिनेशन याद हो या बेसिक आइडिया याद हो, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है, ये इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। और उसमें हम क्या करते हैं, वी लुक इनसाइड द सिस्टम। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम 2-3 चीज़ें जो देखते हैं अहम, उसमें ये होता है कि सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, यानी उनमें से कितने कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी उसका डिज़ाइन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है,
एट्सेट्रा, ये इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि ये तो नहीं हो सकती। अच्छा, ब्लैक बॉक्स की हम बात करें तो ब्लैक बॉक्स ये कहता है इसके वाइट के बिल्कुल डिफरेंट है, यानी पोलर अपोजिट आप कह सकते हैं। वो ये कहता है कि आप इस चीज़ को ज़हन में ना लाएं, इसके ऊपर तवज्जो ना दें कि सिस्टम किन किन चीज़ों का बना हुआ है। बस आप इसको एक ब्लैक बॉक्स समझिए, आप इनपुट दीजिए और आउटपुट दीजिए और यू आर ऑल डन, ठीक है ना। यानी जिसको आप आसान लफ्जों में हम मुहावरतन कह सकते हैं कि आप सब आम खाइए, पेड़ ना गिनिए। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। इन स्टेटमेंट में इससे कुछ डिफरेंट बात की गई है। अलबत्ता जो थर्ड ऑप्शन है आपकी, वो कह रही है यूनिट टेस्टिंग। और यूनिट टेस्टिंग बिल्कुल ऐसी होता है कि आप बाकी चीज़ों को आइसोलेट करते हैं और एक इंडिविजुअल पार्ट, ये यूनिट जो है उसको चेक करते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ये अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये इंडिविजुअल के लफ्ज़ पे आइएगा और यूनिट के लफ्ज़ पे आइएगा, दोनों कुछ सिनोनिम नहीं बन रहे। एक चीज़ एक पार्ट और यूनिट भी क्या होता है, एक पार्ट एक चीज। तो यहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को। तो स्मार्टली जरा क्वेश्चंस को आपने एग्जाम में देखना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज दी यूनिट, या यूनिट टेस्टिंग ऐसी होती है जो स्टेटमेंट ऊपर हमारे पास गिवन है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश डिपिक्ट्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट do not have branching or any control information। तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि आपके पास कुछ एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ में कोई 3-4 चीजें होती हैं जिसमें कुछ कंस्ट्रक्ट नीचे दिए हुए हैं और इन्हीं से रिलेटेड कुछ आप ब्रांचिंग कर लेते हैं, कुछ चीजें बना लेते हैं या आपने बनाई होंगी, और वो कुछ डिपिक्ट करती हैं, वो कुछ रिप्रेजेंट करती हैं, शो करती हैं। इफ के केस में आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि एक फ्लो होता है, फिर दूसरा फ्लो हो सकता है, और यहाँ पे कहा गया कि डू नॉट हैव ब्रांचिंग, यानी ना तो ब्रांच है, यानी इफ भी ब्रांच में आती है, स्विच भी आपका ब्रांच में आता है, ये नहीं है। और दूसरे देखिए ध्यान से, ना ही कोई कंट्रोल है। तो कंट्रोल किस में आता है, वाइल में। तो ऐसी चीज क्या डिपिक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है आसान लफ्जों में, सीक्वेंस आपके पास एक ऐसा होता है, यानी ये ऐसा एक आपके पास फ्लो ग्राफ है या ग्राफ है जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी ये फ्लो डिपिक्ट कर सकती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है अ गुड प्रोग्राम शुड हैव डैश इनफिजिबल पाथ्स। तो ये देखिएगा, इनफिजिबल आपने ज़हन में रखना है। आपको पता होना चाहिए कि इनफिजिबल पाथ वो होता है जिसके थ्रू, यानी जिसको कभी यूज करके प्रोग्राम ने कभी भी उस पाथ को ट्रैवर्स नहीं करना होता। देखिए, आप कोई पाथ बनाते हैं, डिफरेंट पाथ्स बनाते हैं अपने, फिजिबल इनफिजिबल हो सकते हैं। अब आपको इनपुट देते हैं, जब आप अपने प्रोग्राम को इनपुट दे के ड्राई रन करते हैं तो आप कोई पाथ ट्रैवर्स करते हैं, आप किसी न किसी तरह से आते हैं कि फ्लो में आप 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, एंड देन 3 पे और 4 पे, हो सकता है 5 स्किप हो जाए, आप 7 पे आ जाएं 5 के बाद, एंड सो ऑन। एक ऐसा बात भी हो सकता है जो कि कभी भी ट्रैवर्स ना हो, आपने डिफरेंट इनपुट्स दी, इवन बाउंड्री भी टच कर ली अपनी, लेकिन उस पाथ के ऊपर आप कभी भी नहीं जा रहे, यानी वो पाथ कभी आप फॉलो ही नहीं कर रहे, ट्रैवर्स ही नहीं कर रहे, तो वो क्या होता है, इनफिजिबल पाथ। तो एक अच्छे प्रोग्राम में क्या ख्याल है, इनफिजिबल पाथ होना चाहिए। आपके प्रोग्राम में ऐसा पाथ होना चाहिए जिसको कभी आप ट्रैवर्स ही ना कर सकें, चाहे आप इनपुट कोई भी दे दें, जो एक रेंज है, एक इनपुट की वैलिड रेंज है, उसमें आप कोई भी वैल्यू दे दें तो उस पाथ पे आप कभी भी नहीं जा रहे, आपका प्रोग्राम उसको कभी भी ट्रैवर्स नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा प्रोग्राम जो एक अच्छा प्रोग्राम हो, उसमें ये काम बिल्कुल नहीं होता और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स भी हमें ये बताते हैं, एक अच्छे प्रोग्राम में कोई भी इनफिजिबल पाथ नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव जीरो इनफिजिबल पाथ, इनफैक्ट इट शुड हैव नॉट इनफिजिबल पाथ, क्योंकि कोई भी इनपुट आप दे रहे हैं, आप उस पाथ को ट्रैवर्स नहीं कर रहे, फॉलो ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश एंड डैश, ये को दो चीजें पूछी हुई हैं, आर टू इम्पोर्टेंट टूल्स। अगेन फिर देखिएगा, टूल्स के ऊपर जरा आपने फोकस करना है। ये कोई टूल्स हैं दैट कैन हेल्प इन मैनेजिंग एंड मास्टरिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। आपने कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे प्रोग्राम्स की, कम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी, परफॉर्मेंस, इन चीज़ों से रिलेटेड। तो उस सेक्शन को अगर आप थोड़ा सा ज़हन में लाइए तो आपने दो चीज़ें फोकस करनी है। एक तो आप मैनेज भी अपने करना है, मास्टर भी करना है, किस चीज़ को, कम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन की आपको समझ आ गई, अब आप ऑप्शंस पे जरा गौर करते जाइए मेरे साथ। कंपोजिशन और इनहेरिटेंस, ये तो क्या हुए आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं। कंपोजिशन एक रिलेशनशिप है और इनहेरिटेंस में आप क्या करते हैं, एक क्लास किसी और क्लास से इनहेरिटेंस करती है।
या एक क्लास में आपने कुछ लिखा हुआ है, उसका ब्लूप्रिंट बना दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स जितने आप क्रिएट कर रहे हैं वो उस क्लास से इनहेरिट करते जा रहे हैं, तो इससे तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी कम या ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप एग्रीगेशन की बात करें तो एग्रीगेशन भी एक तरह का क्या रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और ये कदर कंपोजिशन से बेहतर रिलेशनशिप है, लेकिन ये भी इनहेरिटेंस, ये भी यहाँ पे ऑप्शन को ठीक नहीं लग रही। ये भी टूल्स तो नहीं है कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए। अलबत्ता जो थर्ड ऑप्शन है ना आपकी, उसके ऊपर आप जरा गौर करें तो एब्स्ट्रैक्शन क्या कहती है आपको कि आप एक जनरलाइज चीज को फोकस करें, आप चीजों की निटी ग्रिटी में ना जाएं। जो बहुत स्मॉलर लेवल की चीजें हैं या बहुत टू मच डिटेल्स इसको आप कह सकते हैं, वो उसको कह रही है कभी इसको आप अटेंशन ना दें, आप चीजों को जर्नलाइज देखें। और इनकैप्सुलेशन जो क्या कह रही है, ये भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आप बहुत सारी चीजों को आप हाइड कर रहे हैं, यानी आपने चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे किया हुआ आप इनको भी हाइड कर रहे हैं। तो जर्नलाइज चीज़ों को देखें और टू मच डिटेल्स पे ना जाएं और चीज़ों को हाइड रखें, चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी उनकी इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, ये आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो कि हेल्प कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए, एब्स्ट्रैक्शन भी और इनकैप्सुलेशन की। तो ये राइट ऑप्शन हमारी यहाँ से यही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिट फील्ड्स आर a convenient way to express many difficult operations। ये ज़ाहिर बात आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं हम इनको। However, इनके साथ एक प्रॉब्लम है, तो कॉमन प्रॉब्लम इज, तो ये आपको याद होगा कि इनके साथ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, लैक ऑफ यूजेबिलिटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूज़ करने में या कोई यूजेबिलिटी में कोई इनकी कोई प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा नहीं है कि कभी आप यूज़ कर सकते हैं कभी नहीं, कहीं कर सकते हैं कहीं नहीं। ऑब्वियसली बात है, कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा वहीं हम करेंगे। लैक ऑफ सिक्योरिटी कि इनको यूज़ करने से प्रोग्राम इनसिक्योर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो कॉमन प्रॉब्लम आपने देखा होगा, इसलिए कॉमन को ज़रा ज़हन में रखिएगा कि इनके साथ जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि पोर्टेबिलिटी का इशू है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जब इनको पोर्ट करते हैं वो इशू होता है। उसकी वजह ये होती है, आपको पता है कि प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें या इवन कुछ इन्वायरमेंट्स की भी बात करें तो वहाँ पे इंटीजर के साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, इंटीजर साइंड और अनसाइंड हो सकती हैं। कुछ बिट फील्ड्स हैं जो कि आप स्टोर करते हैं हार्डवेयर के अंदर लेफ्ट टू राइट, कुछ आपके केस में राइट टू लेफ्ट भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्ट करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपने किसी और तरह से अप्रोच किया होगा प्रोग्राम को या एक्सप्रेस किया होगा इन चीज़ों को, और किसी और जब पोर्ट कर रहे हो किसी और हार्डवेयर में तो वहाँ हो सकता है उसके बरक्स या कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो, वहाँ पे बिट फील्ड जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं या उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कॉमन इशू इज लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी, ये चीज़ें नहीं हैं इनके अंदर। और लैक ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड ये कोई इनका मसला है। तो राइट ऑप्शन इज लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ए स्मॉल सेट आर कपल ऑफ फंक्शंस। अब इसको देखिएगा, छोटा सा सेट है यार, दो फंक्शंस हैं, ये कपल है यानी दो चीजें हैं, दो फंक्शन है, या स्मॉल सेट है। तो जब ये यूज किए जाते हैं या एक दूसरे को यूज करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के दरमियान, सो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, आपको बॉटलनेक आ सकती है। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो या तो बिजी हो गया है या परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल स्लो हो गई है, बॉटलनेक आ गया है। आपके पास दो अल्टरनेट होते हैं कि आप कुछ और काम कर लीजिए साहब, अगर ऐसा कुछ मसला आ रहा है तो अल्टरनेट आपके पास क्या हो सकते हैं। अगर तो आपकी याद है तो आप पिक कर लीजिए, वरना थोड़ा सा अगर आप इसको फोकस करें स्टेटमेंट के ऊपर तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिबग द कोड एंड कमेंट द कोड। डिबग करने से तो कोई एरर है वो निकलेंगे, और कमेंट करने से तो आप अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। तो इसका इस बॉटलनेक से तो कोई ताल्लुक नहीं है। दोबारा डिबग करेंगे तो क्या बॉटलनेक कम हो जाएगी। सेकंड है वो करेंगे रिमूव सम फंक्शंस एंड ऐड सम अदर फंक्शंस, यानी कुछ आप रिमूव कर लें कुछ और ऐड कर लें। मुमकिन है ऐसा हम कर सकें, लेकिन ये भी 100% बात ठीक नहीं है। यानी कोई एश्योरिटी नहीं है कि एक हम फंक्शन रिमूव कर देंगे उसी तरह का या उसी चीज को अचीव करने के लिए हम एक और फंक्शन लिखें और उससे बॉटलनेक ना हो। यानी ये कोई जरूरी नहीं है। 100% हम ये बात कहने से कासिर हैं, यानी ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा हो भी सकता है बट ऐसा नहीं भी हो सकता। तो हम यकीन के साथ ये बात नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, चेंज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द कंपाइलर। इसका मतलब यह है कि हमने सी का कोड लिखा हुआ नहीं, अब उसमें बॉटलनेक्स आ रही हैं, हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज कर दें, हम जावा में चले जाएं, हम पाइथन में चले जाएं, यानी हम किसी और लैंग्वेज में ही चले जाएं। क्या हमें हो सकती हो वो लैंग्वेज ना आती हो, हमें तो सी का पता है। वी कैन नॉट राइट प्रोग्राम्स इन जावा, वी कैन नॉट राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन, और कोई अदर फ्रेमवर्क है उसमें हम नहीं लिख सकते। और अगर एक स्टैंडर्ड कंपाइलर में मसला आ रहा है तो दूसरे में मसला आ सकता है।
अगर ये कंपाइलर कह रहा है कि इसमें ये सिंटैक्स एरर है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और स्टैंडर्ड कंपाइलर्स ही हैं लेकिन उसका वर्जन 3-4 जो है वो ये कह दे कि नहीं इसमें तो कोई मसला नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रही, लॉजिकली भी ठीक नहीं लग रही। अहम चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि आप एक एल्गोरिदम चेंज करके देखें। आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, आपने एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है। एल्गोरिदम आपको पता है कि ये क्या है, एक प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एक कोई आपके पास एक अप्रोच होती है, एक आप जिससे आप कोई प्रॉब्लम इतनी सॉल्व करते हैं। आपने बबल शॉट सुना होगा, क्विक शॉट सुना होगा, मर्ज शॉट सुना होगा, बाइनरी सर्च ट्री, इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिदम्स के आपने नाम सुने होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पहले एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया हुआ है उसके साथ कोई मसला है कि जिसकी वजह से वो अप्रोच ऐसी है जिसकी वजह से बॉटलनेक आ रहा है। तो इसका मतलब बजाय फंक्शन चेंज करने, कंपाइलर, लैंग्वेज, ये सारी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं और आप इस चीज की कोशिश करें कि हम एल्गोरिदम्स बेहतर लिख लें, अपना एल्गोरिदम चेंज कर लें। जब एल्गोरिदम चेंज करेंगे तो पूरी अप्रोच चेंज होगी। जाहिर बात है, अब उसको अप्रोच जब करके अब अपनी कोड से इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो एल्गोरिदम चेंज है, तो अब ऑब्वियसली बात है अब हमारा कोड चेंज हो जाएगा, अल्टीमेटली बात है। और जब ये करेंगे तो रीराइट करना पड़ेगा कोड को, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर बॉटलनेक्स आ रही हैं तो हमारा एल्गोरिदम अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो हमें एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। तो बॉटलनेक चेंज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिदम चेंज करना पड़ेगा। और जो हम नया को यूज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसको फॉलो करते हुए हम अपना कोड भी रीराइट करेंगे। ठीक है जी, तो दैट कुड बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज वी हैव अ स्टेटमेंट रिटन एज str इज इक्वल टू 0। कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्ट्रिंग हो सकती है, नॉर्मली str से तो ये लग रहा है हमें, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग पीसेज ऑफ कोड इज मोर सेल्फ डॉक्यूमेंटेड। देखिए कोड होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको आप पढ़ के समझ नहीं आती असल में क्या हो रहा है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड होते हैं। मसलन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, एज है, ग्रेड है, और ये सेल्फ डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। फंक्शंस भी और आपके आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स वगैरह भी, ऑब्जेक्ट्स भी इवन। तो इस कोड के लिए वो कह रहे हैं नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं या 3 ऑप्शंस हैं इनफैक्ट, तो उनमें से कौन सी है जो बेहतर है, इसको रिप्लेस करना चाहिए हमें, और वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, पहली ऑप्शन देखिए, str इज इक्वल टू फॉल्स, तो स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो फॉल्स तो बूलियन के केस में होता है, ट्रू फॉल्स ये तो सही नहीं लग रही ऑप्शन। str इज इक्वल टू, आज आपको पता है ये \0 जो है ये हम किस लिए लिखते हैं, नल कैरेक्टर के लिए, तो वो ये 0 से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हाँ, अलबत्ता str इज इक्वल टू नल अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली आपका रिजर्व वर्ड या कीवर्ड लिखा हुआ है नल, जिससे हर बंदे को पता चल रहा है। तो दिस str इज इक्वल टू नल इज काइंड ऑफ अ मोर सेल्फ डॉक्यूमेंट रादर देन जो गिवन स्टेटमेंट है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज फंक्शंस विद साइड इफेक्ट्स। नो, ये आपके ज़हन में आना चाहिए कि कौन से फंक्शंस हैं, कौन से उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, क्विकली, फंक्शंस दैट चेंज द डैश ऑफ द डैश। ठीक है, कोई ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और वो साइड इफेक्ट क्या है, वो चेंज करते हैं, कुछ किसी की कोई चीज़ को चेंज आके कर देते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को, वैल्यू को, एड्रेस को, पैरामीटर्स को, कुछ अरिथमेटिक को, ऑपरेशंस को, सेंस को, क्या चेंज हो रही है, देन वी नीड टू फोकस ऑन द चेंज। पहली बार यहाँ देखिएगा, एड्रेस डाल के देखिएगा, द फंक्शन चेंजेस द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं बन रही कि किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट किसी क्लास का हो सकता है, वो कहीं मेमोरी में डिक्लेयर हुआ, वो मुमकिन है एक जगह डिक्लेयर ना हुआ हो, मुमकिन है एक जगह डिक्लेयर भी हुआ हो, और फंक्शन तो उसका एड्रेस चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा जी। साइंस ऑफ द वेरिएबल, एक फंक्शन इंटीजर हमने डिक्लेयर किया, ए, उसका साइन पॉजिटिव है, वो अनसाइंड है, उसको फिर साइन ये नेगेटिव कर देगा। नहीं, इतना भी साइड इफेक्ट नहीं होता फंक्शन का, इतना बुरा ना बनाए फंक्शन को, इतने बुरे नहीं होते। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, फंक्शन चेंज द वैल्यूज ऑफ ए पैरामीटर। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं हम, फंक्शन को अपने वेरिएबल, अपने पैरामीटर का एड्रेस भेजते हैं, एंड वंस द फंक्शन हैज द एड्रेस ऑफ द पैरामीटर, नो, द फंक्शन कैन डायरेक्टली गोज टू द लोकेशन एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। और ऐसा हमने कहा कि ऐसा हमें करने की जरूरत पड़ती है कि कॉल बाय वैल्यू में पूरी कॉपी जाती है और कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस भेजते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस इज मच मोर एफिशिएंट। थिंक ऑफ स्ट्रक्चर, थिंक ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। तो इनके केसेस में तो डेटा आपका बहुत बड़ा होता है, तो अब आप कॉल बाय वैल्यू भेजेंगे तो पूरी कॉपी, दैट इज इनएफिशिएंट, दैट इज नॉट एनकरेज्ड। तो इसका मतलब है कुछ यही साइड इफेक्ट लग रहा है कि अगर हम फंक्शन को एड्रेस भेजेंगे, रेफरेंस भेजेंगे, तो फंक्शन किसी भी पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर सकता है, ये साइड इफेक्ट होता है। अच्छा, बाय द वे ये बता देता हूँ कि ऐसी सूरत से बचने के लिए
हम फंक्शंस को कांस्टेंट रेफरेंस भेजते हैं। जब कांस्टेंट रेफरेंस जाता है, फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को सिर्फ जाता है, रीड करता है, चीज़ें कंप्यूट कर सकता है उसको लेके, पर उसको चेंज नहीं कर सकता। कांस्टेंट का कीवर्ड हम ऐड करते हैं, उसका मतलब ये होता है एन ऑब्जेक्ट, अ डेटा आइटम, अ पैरामीटर that is sent to a function is a constant reference. Now function cannot change it, cannot change its value. तो साइड इफेक्ट को हम कंट्रोल कर लेते हैं just by prepending a constant word, RCONST का कीवर्ड जो हम यूज कर लेते हैं। I'm specifically talking in the context of C++, बाकी लैंग्वेज का उसकी कॉन्टेक्स्ट और होगा, अप्रोच यही है, ठीक है। सो साइड इफेक्ट क्या जी, वैल्यूज एंड पैरामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर इक्विवेलेंस पार्टीशंस वी डिवाइड द प्रॉब्लम्स इनटू डैश obvious categories of equal strings and unequal strings. अच्छा, आप यहाँ से थोड़ा सा स्मार्टली सोचें तो कितनी चीज़ें आई हैं भला? इक्वल एंड अनइक्वल, दो चीज़ें आई हैं। तो वी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू 2 कैटेगरीज। और अगर आपको याद आ गया हो, जो इक्विवेलेंस पार्टीशंस हैं उसमें आप ऐसा ही करते हैं, 2 ही आप केसेस बनाते हैं, 2 ही आप कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। तो सम टाइम क्वेश्चंस के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्मार्टली अगेन थोड़ा सा आपने स्मार्टली सोचना है इंशाल्लाह, एंड आई एम श्योर यू कैन डू दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एक्सप्रेशन हैविंग अ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये इसको आपने देखने ज़हन में रखना है। ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर आया हुआ इज ऑलवेज इवेल्युएटेड फ्रॉम, तो आपको पता आपके एक्सप्रेशन जो है वो कहाँ कैसे इवेल्युएट होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या दैट्स इट, लेफ्ट टू राइट, द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। टॉप बॉटम वगैरह कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से करके, सो देयर इज नथिंग लाइक ए टॉप बॉटम और बॉटम टॉप, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और राइट से लेफ्ट भी हम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ डैश इज वन इन विच मेमोरी इज समहाउ एलोकेटेड। अब देखिएगा मेमोरी एलोकेट हुई है, ये आपने याद रखना है, ईदर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और एन इंटरनल मेमोरी पूल, राइट। तो ये किसी भी तरह से मेमोरी आपने एलोकेट कर लिया, बट इट्स नेवर डी एलोकेटेड, इट्स नेवर फ्रीड, इट्स नेवर स्पेयर्ड। आपने एलोकेट करवा ली, अब आपने स्पेयर नहीं की, अब आपने एलोकेट करवा के अब आपने छोड़ दी। आपने पढ़ा होगा C++ में, ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर कि अगर उसने कहीं मेमोरी एलोकेट कराई हुई है तो एक्सप्लिसिटली उसको फ्री करना होगा। ऑब्जेक्ट के केस में या क्लास के ऑब्जेक्ट के केस में आपको पता है अ डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो वो क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, इवन व्हेन वी डू नॉट कॉल इट एक्सप्लिसिटली, बट व्हेन द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। बट इन केस थिंक अबाउट इट, मैलक एंड कैलक और रीएलक, हमने इनसे अगर ये न्यू के ऑपरेटर से हमने मेमोरी एलोकेट करवाई हुई है, नाउ एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है उनको डी एलोकेट करना, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि डी एलोकेट आपने नहीं की। तो ऐसी सूरत में आपको याद होगा कि क्या हमने एक मसला पढ़ा था, क्या इशू था जी, मेमोरी लीक का, यानी हम मेमोरी एलोकेट करवाते जा रहे हैं और फ्री नहीं कर रहे। तो हीप या फ्री स्टोर से मेमोरी कम होते 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 एक वक्त आएगा कि आपका शायद ओएस भी क्रैश कर जाए, या आपके बाकी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट होने के लिए हीप से मेमोरी एलोकेट ना करवाई जा सके, क्योंकि आपने रिजर्व ब्लॉक कर ली है और आप उसको फ्री नहीं कर रहे। आप फ्री करेंगे तो आपके बाकी प्रोग्राम्स को स्पेस मिलेगी एग्जीक्यूट होने के लिए, दे मे हैव अ रूम टू execute themselves. So we may run into the situation called memory leak problem or bug. Question number 16, the idea behind exception handling. आपको पता है प्रोग्राम में exceptions आ सकती हैं रन टाइम पे, and it's the programmer responsibility to handle them gracefully, कि प्रोग्राम आपका चलते हुए ऐसे अचानक बंद ना हो जाए, abruptly close या terminate ना हो। If exception comes in the program, तो it's a responsibility of the programmer कि उसने उसको कैसे हैंडल करना है ग्रेसफुली। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपको पता है कैलकुलेटर की जब आप एग्जांपल बनाते हैं, कोड करते हैं, तो आप कहीं लिख लेते हैं कि यार समथिंग शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। अगर कोई ऐसा एक्सप्लिसिटली भी करता है तो आप उसकी एक्सेप्शन में उसको डालते हैं और उसके बाद फिर उसको हैंडल करते हैं ग्रेसफुली। चाहे आप कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दें कि जी साहब वी कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग नंबर बाय जीरो, प्लीज एंटर अनदर वैल्यू, और मे बी यू टर्मिनेट, बट दैट इज ग्रेसफुली। तो ये एक्सेप्शन जो है ये हैंडल की जाती है टू रेज सम फ्लैग एवरी टाइम। तो अभी हमने बात की कि वो सिचुएशंस जो कि रन टाइम पे कॉज करती हैं कोई भी प्रॉब्लम, आपका प्रोग्राम अब्रप्टली बंद हो जाता है उस सूरत में या टर्मिनेट हो जाता है, आप क्या करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में उसको डाल के उसको हैंडल करते हैं, ग्रेसफुली उसको कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो दिस इज व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है। अभी हमने डिवाइड बाय जीरो की एग्जाम्पल भी डिस्कस की है
कि when something goes wrong during the execution of the program, no, it's our responsibility, it's your responsibility as a programmer कि आप उसको exception handling में डालें and handle that exception well, so programs do not abruptly terminate. ठीक है, यूजर के लिए भी यानी एंड यूजर के लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाए, नहीं, आप उस पर मैसेज डिस्प्ले करें कि ये एरर आया, आपने ऐसा किया है, अब आप चाहे उसको ग्रेसफुली टर्मिनेट कर लें और या उसको मेन पे ले जाएं, मेन मेन्यू पे ले जाएं, मेन स्क्रीन पे ले जाएं, मेन पेज पे ले जाएं, एटसेट्रा, बट हैंडल द एक्सेप्शन वेल। और ये कब होगी? जब देयर समथिंग गोज रॉन्ग इन योर प्रोग्राम, कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज इन इट्स मेंटेनेंस फेज। आपने सारी फेजेस पढ़ी हुई हैं STLC की, तो आप ये देखिए कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो गया, प्रोडक्शन में टेस्ट होने के बाद यूजर आप इसको यूज कर रहे हैं, डैश ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कॉस्ट, जो पूरी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल है उसकी जो कॉस्ट बनी इन द टर्म्स ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम्स एंड मॉनेटरी वैल्यू या मनी, वो सारी की सारी उसका कोई एक खास परसेंटेज यहाँ पे आएगा, जो आप क्या कहते हैं जी, आप एट्रीब्यूट कर लेते हैं डिफेक्ट्स को जो आपके पास आते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, डिप्लॉयमेंट के बाद आपने यूजर को दे दिया, अब यूजर यूज कर रहा है, उनको आपने जो बग्स फिक्स किए हैं वो एक पूरी यानी आपकी लाइफ साइकिल का एक परसेंटेज है। तो ये एक थ्योरी है, एक रिसर्च है जो कहती है इट्स द 20%, it's the 20% of the cost in terms of time, efforts and you know monetary values में भी। तो वो पूरी लाइफ साइकिल का 20% कॉस्ट आपको या कॉस्ट करता है कि अब आप जो आफ्टर इंस्टॉलेशन बग्स हैं वो मिलते हैं, यूजर रिपोर्ट करते हैं और आप उनको फिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टेस्ट केस इन्वॉल्व्स। टेस्ट केस में क्या होता है बता? देखिए, जब आपको टेस्ट केस लिखते हैं, आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। तो टेस्ट केस लिखते हुए आप कहते हैं जी आपके पास इनपुट भी होनी चाहिए, आउटपुट किस तरह आएगी वो भी, और एक स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन कि वो किस तरह से आपने टेस्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए, बात ठीक है। आपके पास ये भी होना चाहिए कि आपने वो फंक्शन को चेक करने के लिए क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ये भी होना चाहिए टेस्ट केस में, वरना तो कंप्लीट नहीं होगा, आप टेस्ट भी नहीं कर सकेंगे। थर्ड देखिएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। देखिए, आपने कोई अगर A+B लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, आप उसको कहेंगे कि साहब अगर X 10 हो तो Y 20 हो तो मेरा फंक्शन 30 रिटर्न करेगा। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, आपको पहले एंटीसिपेट कर सकते हैं कि इस फंक्शन में ये कोड किया हुआ है हमने और रिजल्ट ये आ सकता है और ये ऐसा कुछ आएगा, जिसको हम ड्राई रन या प्रेडिक्ट करते हैं, आउटपुट आपने लिखनी होंगी कि इस कोड की क्या आउटपुट आ सकती है। ठीक है, अभी आपने रन नहीं किया, बट यू जस्ट सिंपली प्रेडिक्टिंग आर गेसिंग द आउटपुट ड्राई रन करके। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों ऑप्शंस आपको देनी पड़ती हैं जब आप टेस्ट केस किसी को देते हैं, लिखते हैं या टेस्ट केस में आप इंगेज होते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारी क्या करेक्ट है? ऑल ऑफ द अबव गिवन आर रिक्वायर्ड टू राइट, टू यूज, टू टेस्ट अ पर्टिकुलर टेस्ट केस। अल्फा टेस्टिंग ए। अब आपको पता है, अल्फा से आपके ज़हन में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि अल्फा टेस्ट किसके लिए होता है। अल्फा टेस्ट होता है कि आपके कुछ कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट हैं, इन हाउस आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी टेस्टिंग्स हैं प्रोडक्ट्स की, उनके लिए हम यूज़ करते हैं अल्फा। इसमें कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होता, याद रखिए, एंड यूज़र इन्वॉल्व नहीं होता। ये अल्फा का जो लफ्ज़ है ना, इसको आप इन हाउस से या अपनी कस्टमाइज प्रोजेक्ट से, ये दोनों से आप रिलेट कर लीजिए अगर आपको पहले याद नहीं था ये। वैसे तो मेरा ख्याल आपको याद होगा कि आपने इसमें से ये कीवर्ड देखा अल्फा और आपने कहा नहीं, ये तो हमारे कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारे अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम इन हाउस जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस के लिए टेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बाकी टेस्टिंग अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आपने जो टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, ये आपके पास क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, तो ये भी आप नहीं करते। टेस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, तो एक मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जो टेस्टिंग है ये मॉड्यूल टेस्टिंग है, यानी ये यूनिट भी नहीं होती, ये मॉड्यूल है, ये अल्फा ये भी नहीं होती। और वैलिडेशन अगेंस्ट द यूजर एक्सपेक्टेशन, तो ये एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट इसको आप कहते हैं, तो ये भी नहीं होता। तो आप इस अल्फा को और इस कस्टमाइज को या इन हाउस को, इनको भी आप रिलेट कर सकते हैं कि अल्फा टेस्ट वो होता है जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर यानी इन हाउस अपने प्रोजेक्ट्स को या प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसकी आप अपने लिए पहले एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद फिर अगर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट जानी है तो फिर हो जाती है। तो अल्फा टेस्ट जो है वो कस्टमर से पहले आता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल इज आल्सो कॉल्ड। तो देखिए, डेटा सेंटर है ना, इसका मतलब ये है
कि कोई ऐसी आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा होता है और आप क्या करते हैं, डेटा को एक जगह सेंटर कर लेते हैं, एक जगह दरमियान में इकट्ठा कर लेते हैं। तो आपको याद होगा रिपॉजिटरी जो है वो ऐसी एक कलेक्शन होती है, एक ऐसा हब होता है, एक ऐसी यानी सिचुएशन होती है जिसमें हम यही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपकी क्या है, रिपॉजिटरी है। बाय डेफिनेशन भी ठीक है, वरना ये डेटा सेंटर्ड, इसको ज़रा देर में लाएं तो इसका मतलब है समथिंग समवेयर अ कलेक्शन ऑफ डेटा। और रिपॉजिटरी का मतलब भी क्या होता है, जहाँ पे आपने डेटा इकट्ठा किया होता है या किसी चीज़ को आपने इकट्ठा किया होता है। सो बाय डेफिनेशन भी और बाय कनेक्टिंग द डॉट्स यूजिंग द वर्ड्स मीनिंग आर सिनोनिम, और कीवर्ड्स को भी देखते हुए हम क्या कर सकते हैं ये। और दूसरा अगर आप देखें तो आर्किटेक्चर स्टाइल में ये सब सिस्टम या ये शायद इतनी अहम नहीं है जितना रिपॉजिटरी आप देखें। अगर इसको फोकस करें तो स्टाइल से भी आप फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है वेरिएबल्स शुड बी इनिशियलाइज वेयर दे आर, यानी आप उनको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको इनिशियलाइज कहाँ करना चाहिए, मेरा ख्याल है मैंने बता दिया, डिक्लेयर जहाँ पे आप करते हैं वहीं आप उनको इनिशियलाइज भी कर दिया करें, चाहे देखें जीरो से कर दें वहीं आप इनिशियलाइज भी कर दें तो बहुत बेहतर होगा। यानी कोई एम्बिगुअस वैल्यू ना आए, कोई गार्बेज वैल्यू ना आए वेरिएबल के अंदर। और डिक्लेयर इन ए स्कोप, तो आप क्या करते हैं जब आपको वेरिएबल चाहिए एक ब्लॉक के अंदर तो आप ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं, नहीं, वो तो बिल्कुल गलत, उसके उल्ट है। जहाँ पे आपको कम से कम स्कोप मिलता है ना, वहाँ अगर आपको एक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल चाहिए उसके बाद नहीं चाहिए तो आप क्या करें, उस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करें, वही इनिशियलाइज करें, ताकि जैसे ही वो ब्लॉक आउट ऑफ स्कोप जाए वेरिएबल भी साथ ही जाता रहे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। और अगर पूरे को प्रोग्राम में चाहिए फिर हम ग्लोबल भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टैटिक डिफाइन कर सकते हैं। तो दो काम करें, इनिशियलाइज करें जब आप क्या करते हैं डिक्लेयर, तो इसका मतलब है ये भी गई ऑप्शन और ये वाली भी गई। और डिफाइन आप करें जहाँ आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्कोप आपने कहा कि जितना कम रखें उतना बेहतर है, तो ये मीडियम भी गया। स्कोप क्या होना चाहिए, स्मॉल। ब्लॉक के नहीं चाहिए तो ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन करें, इनिशियलाइज करें, यूज करें, और उसके बाद फिर लेट इट बी डिस्ट्रॉयड, जिनको आप कहते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। 22 आइडेंटिफायर नेम्स ऑल्सो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन एनहांसिंग द डैश ऑफ द प्रोग्राम। देखिए अभी हमने बात भी की थी पीछे, आइडेंटिफायर से मुराद क्या है, आपके वेरिएबल्स। फॉर इंस्टेंस आपने सैलरी का वेरिएबल लिया, उसको आप एक्स डाल देते हैं, समबडी एल्स इज व्यूइंग योर प्रोग्राम, और या उसको रिव्यू कर रहे हैं वो साहब, तो वो उनको नहीं पता चलेगा कि एक्स आपने क्यों यूज़ किया। तो नेम आपने थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट यूज़ कर लिया, एज के लिए आपने वाई यूज़ कर लिया, लेकिन यही आप लिखें कि सैलरी कॉमा एज। नो, ये आइडेंटिफायर के नेम जो है ये बहुत चीज़ों को आसान कर रहे हैं। तो जो चीज़ों को आसान कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, रीडेबिलिटी में, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है जब रिव्यू होगा, नो आपने वेरिएबल्स के नेम वो इतनी रेलेवेंट यूज़ किए हुए हैं कि एक आम आदमी को भी रिव्यू करते हुए समझ आ रही है प्रोग्राम को कि हाँ ये किस लिए होगा। वो एंटीसिपेट कर सकते हैं या कर सकती हैं कि आगे जाके आपने ये वेरिएबल ये किस लिए यूज़ करना होगा। जाहिर बात है, एज है, कहीं आप वेरिएबल में एज स्टोर करेंगे, सैलरी कहीं आप उसे इनपुट कर रहे होंगे, टैक्स है कहीं आप उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन डाल रहे होंगे, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, पेबल सैलरी एट्सेट्रा, बोनस, कमीशन। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स के नाम अगर रेलिवेंट होंगे तो इट्स एनहांसिंग द रीडेबिलिटी ऑफ आवर प्रोग्राम। 23 है विच वन ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स द क्वोटिएंट्स 4+1 आर्किटेक्चर मॉडल। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें व्यूज हैं वो आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करने हैं और उनकी एक खास तरतीब है। उनकी खास तरतीब ये है कि अगर आपको पहले दो भी याद रह जाए ना, तो मैं आगे आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहला उसका होता है लॉजिकल व्यू, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोसेस व्यू। इसका मतलब है लॉजिकल और डायनामिक ये आप अब निकाल सकते हैं, और ये शुरू डायनामिक से होता है ये निकाल सकता है। तो ये दोनों में कोई एक हो सकता है। आगे आपने एक लफ्ज़ याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये PDU। अगर आपने नेटवर्क पढ़ी नहीं है, इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, तो PDU से मुराद क्या होती है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो बड़ा आसान सा छोटा सा एक एब्रीविएशन बन जाता है PDU। तो आप लॉजिकल आपने देख लिया और उसके बाद आपने कहा जी प्रोसेस आपने देख लिया, तो ये बनता है LPPDU, LPPDU। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। अगर आप चाहें तो उसको याद भी कर सकते हैं, लॉजिकल प्रोसेस फिजिकल डेवलपमेंट यूज। LPPDU से आप कोई और फिक्रा बना सकते हैं। सो दिस इज द ईजीएस्ट वे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्विकली आके अप्रोच कर सकें। सो LPPDU या लॉजिकल प्रोसेस फिजिकल डेवलपमेंट एंड यूज केस, ये व्यूज होते हैं क्वेश्चन के 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू मॉडल में। इश्यूज लाइक सिस्टम परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारे इश्यूज क्या है, ठीक है। यानी परफॉर्मेंस का इशू है, अवेलेबिलिटी का है, स्केलेबिलिटी का है और सिक्योरिटी का। आपने ये पढ़े होंगे क्वेश्चंस में, जो
व्यू मॉडल अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, उसमें जो आपके पास फिजिकल व्यू होता है उसमें आपने ये देखा होगा कि फिजिकल व्यू दैट अफेक्ट्स फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, और उससे ही आपकी परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, यानी ये सारी चीज़ें बनती हैं कि हाउ द सिस्टम विल फिजिकली बी डिप्लॉयड, उसके प्रोसेसेस क्या होंगे, उनके सेंसर्स क्या होंगे, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होंगे, किस तरह से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी डिपेंड, यानी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं इन फिजिकल व्यू के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से राइट ऑप्शन क्या है, फिजिकल व्यू। ये कंकरेंसी तो नहीं होता ही नहीं है, लॉजिकल और जो कोड होता है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, तो फिजिकल इज द राइट ऑप्शन फ्रॉम हियर। 25 है, क्लास वेरिएबल शुड नेवर बी डिक्लेयर्ड पब्लिक। ये एक चीज़ आपने पढ़ी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि जब आप एक क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके जो वेरिएबल या डेटा मेंबर्स हैं आप उनको पब्लिक डिक्लेयर ना करें, उनको हमेशा आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि पब्लिक वेरिएबल्स वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कोई चीज आप वायलेट हो जाती है अगर आप क्लास के डेटा मेंबर्स को पब्लिक करें। देखिए, आपने कहा कि हमने क्लास बनानी है तो क्लास के अंदर दो चीजें हमने करनी है। एक तो ये है कि हमने जो क्लास की इंफॉर्मेशन है यानी डेटा मेंबर्स हैं उनको आपने क्या करना है, हाइड करना है। दूसरा हमने क्या करना है कि जो हमारे जितने मेथड्स हमने यूज करने हैं वो और जितने हमारे वेरिएबल्स है, डेटा मेंबर्स हैं, उनको हमने इकट्ठा रखना है एक ही जगह पे, उनको हमने बंडल करना है, उनको हमने कंपोजिट करना है या उनको हमने इनकैप्सुलेट करना है। मेरा ख्याल है जो पहले लफ्ज मैंने बोले हैं इसीलिए बोले हैं ताकि आप थोड़ा फोकस कर सकें। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग से हमने कहा कि हमने उनको यानी बाहर की दुनिया से हाइड करना है, तो वो उस वक्त करेंगे जब वो प्राइवेट होंगे। पब्लिक होंगे तो हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो प्राइवेट के केस में हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं। और इनकैप्सुलेशन से हमने क्या कहा कि हम मेथड्स को, फंक्शंस को और डेटा मेंबर्स को हम बंडल कर रहे हैं यानी इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा उनको रख रहे हैं क्लास के अंदर, और यही क्लास का बुनियादी कोर कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज कि आप ऐसा इसलिए करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, आप इनकैप्सुलेट करते हैं चीजों। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 26, इन द एन टियर architecture, the idea is to enhance scalability and dash by distributing both the data and the application using multiple server machines। तो आप क्या करते हैं, टियर में मल्टीपल सर्वर मशीन्स ले आते हैं इसलिए कि आप एक स्केलेबिलिटी आप अच्छी कर सकें, यानी उस एप्लीकेशन को आप बढ़ा लें, एक कंपनी से 2, 2 से 3, 4 कस्टमर से 10, 2 शहरों से 10 शहर, 50, 20 एंड इवन ग्लोबली भी ले जाते हैं आप। ऐसा आप करते हैं एक तो स्केलेबिलिटी के लिए जब आप मल्टीपल सर्वर्स ला रहे हैं, मशीनें ला रहे हैं, और दूसरा किस लिए कि जब आप यूजर आपके बढ़ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है। तो आप स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए ऐसा करते हैं। तो अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस इज द राइट ऑप्शन। यूजेबिलिटी ये होता है कि एप्लीकेशन आपकी यूज करने में कितनी अच्छी है, और इंटेग्रिटी का मतलब कि डेटा उसमें कितना कंसिस्टेंट है, सही है, सही है। तो ये ऑप्शंस बाकी ठीक नहीं है। बाय डेफिनेशन भी आप देखें तो आप स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को ही सामने रखते हैं जब आप एन टियर आर्किटेक्चर पे जाते हैं। 27 है, इट इंश्योर्स दैट अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस। ये देखिए, वन से आपने ना इसको ज़हन में लाना है, और मेरा ख्याल है कि यू प्रोबेबली वी कनेक्ट दिस वन टू अनदर वर्ड जो नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसा स्टाइल, ऐसा फैशन जिसमें क्या होता है, आपके पास एक इंस्टेंस होता है क्लास का और वही क्या करता है, ग्लोबल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है, आपके पास वही ग्लोबल विंडो होती है। और ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसा स्टाइल, ऐसा डिजाइन पैटर्न आपके पास क्या होता है, सिंगलटन होता है। वन से यू कनेक्ट दिस सिंगल, ठीक है, सिंगलटन ऐसा होता है। रियल पैटर्न और है, ऑब्जर्वर पैटर्न और है, ये बाकी डिजाइन पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। सो सिंगलटन इज समथिंग जहां पे आप क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, दैट प्रोवाइड्स बेसिकली दी इंटरफेस फॉर द होल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द केस ऑफ फाइल सर्वर, इसको आप ध्यान में रखिएगा जरा। द क्लाइंट रिक्वेस्ट सेलेक्टेड records फ्रॉम द डैश एंड सर्वर ट्रांसमिट्स द record टू द क्लाइंट ओवर द इंटरनेट और द नेटवर्क। आपके पास एक फाइल सर्वर है, कोई क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और उस रिक्वेस्ट से कुछ रिकॉर्ड जो है वो निकाले गए, लेकिन ये निकाले कहाँ से गए, किसी एक जगह से, और सर्वर ने दोबारा ये रिकॉर्ड वापस भेज दिए। फाइल सर्वर अब जब आप बनाते हैं तो आप किस पे बनाते हैं भला, लोकल मेमोरी पे बनाते हैं या उसके लिए बनाते हैं, नेटवर्क के लिए बनाते हैं, नहीं डेटाबेस के लिए बनाते हैं, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सर्वर और होते हैं जी। फाइल सर्वर फाइल के लिए बनाते हैं, यानी आपने फाइल शेयर करनी है थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस, थ्रू डिफरेंट यूजर्स। तो आप क्या करते हैं, अपनी फाइल सेंट्रलाइज फाइल सर्वर बना लेते हैं जहाँ सारी फाइल्स रखी जाती हैं। क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट आएगी, यानी एंड यूजर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है जिनको आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है,
तो उस रिक्वेस्ट से कोई रिकॉर्ड सर्च होगा, रिट्रीव होगा फाइल से, और वो ही भेजा जाएगा क्लाइंट को ओवर दी नेटवर्क या इंटरनेट। ठीक है, तो फाइल सर्वर से मैंने आपको कहा था कि फाइल से कनेक्ट रखिएगा एंड देन स्मार्टली आप पिक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है और यू आर अनएबल टू फिगर आउट। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन प्रोग्रामर्स यूज शॉर्टकट्स एंड क्रिप्टिक कोड्स, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने कंपाउंड स्टेटमेंट देखी नहीं है, जब अपने प्रोग्राम में वो ऐसा करते हैं तो उससे ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आपके जहन में आ गई होंगी? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आपके पास जब कल को प्रोग्राम आते हैं ना, तो आप उनकी मेंटेनेंस करने में आपको बड़ी मुश्किल पेश आती है कि आपने ये किस लिए लिखा था। जब आप लिख रहे हैं इट्स वन थिंग, आपको पता है उस वक्त, आपको पता है आप क्यों लिख रहे हैं, बट डाउन द रोड चल के जब आपके प्रोग्राम्स बड़े हो जाते हैं और उसके बाद थोड़े अरसे बाद को भाग आता, आप उनको रिव्यू करते हैं, सो हेयर कम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, उनकी मेंटेनेंस फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग टू कोड स्नैपर्स। अब आपके पास दो कोड स्नैपर दिए हुए हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3, और ये जो होती है ना, ये क्वेश्चन मार्क, दिस इज बेसिकली फॉर इफ, इट्स काइंड ऑफ इफ, कि इसको वैल्यूएट करें इस सारे को। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यू आती है तो अगर ये ट्रू है तो आप a की वैल्यू दे दीजिए यहाँ से x को, और अगर ये ट्रू नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, इसमें से जो सेकंड एक्सप्रेशन है कॉलन के बाद a-1, इसकी वैल्यू आप x को दे दीजिए। और दूसरा लिखा हुआ है, इसी को सिंपल करके लिखा हुआ है कि इफ a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3, तो आप a की वैल्यू x को दे दीजिए, ये देख लीजिए, और अगर ये फॉल्स है तो आप a-1 की वैल्यू दे दीजिए। तो क्लियरली बात है कि जो सेकंड है वो कदरे आसान लिखा हुआ है, रीडेबल लिखा हुआ। अभी हमने कहा ना क्रिप्टिक, तो ये देखें ऊपर जरा, मेरे जैसे एवरेज प्रोग्रामर को भी आसानी से समझ आ रही है। ठीक है, मे बी यू आर गुड विद द फर्स्ट वन और आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट अगेन देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर कंसिक्वेंसेस फॉर दैट। तो हमारे पास आंसर ऑप्शंस क्या है, वो राइट साइड पे यहाँ मैंने मेंशन की हुई है। स्टेटमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन स्टेटमेंट 2, ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो कदरे कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है, स्टेटमेंट 2 इज कॉम्प्लेक्स नहीं, स्टेटमेंट 2 तो बड़ी आसान है। बोथ स्टेटमेंट आर द सेम कॉम्प्लेक्सिटी, नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम नहीं है, और दैट इज द राइट ऑप्शन कि स्टेटमेंट 1 ही थोड़ी कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट 2, जो कि आसानी से एक एवरेज या जूनियर प्रोग्रामर भी रीड कर सकता है या इंटरप्रेट कर सकता है कि स्टेटमेंट क्या कर रही है। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द सेम इन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे ये ऑप्शन आंसर ऑप्शंस हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे हमारा क्वेश्चन है। अच्छा जी, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो पूछा गया कि 2 स्टेटमेंट्स हैं उनका मतलब सेम है। अच्छा, पहले देखिएगा a इज इक्वल टू a, और ये कुछ ऑपरेटर यूज किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो ये क्या है, शिफ्ट राइट ऑपरेटर है। और शिफ्ट राइट ऑपरेटर करते हैं जब आप, ये क्या बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स हैं, आपको याद होगा, आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। तो अगर हम एक बिट किसी भी नंबर को शिफ्ट राइट करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे उस नंबर को 2 पे आपने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे लेकिन क्या किया, 2 बिट किए हुए, तो इसका मतलब यह है कि 2 बिट से मुराद कि हमने उस नंबर को 2 की बजाय 4 पे डिवाइड कर दिया। तो दूसरा देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि आपने उस नंबर को 4 पे डिवाइड किया, इसका मतलब है ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसा ही काम कर रही हैं। थर्ड में लिखिएगा a इंटू 2, ए स्टैरिक 2 से मतलब कि a को 2 से ज़रब दे, मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट शिफ्ट के केस में उस नंबर को हम डबल करते हैं, राइट शिफ्ट के केस में हम नंबर को हाफ करते हैं। तो यहाँ हमने इस नंबर को 2 बार यानी 2 बिट्स राइट शिफ्ट किया, इसका मतलब है 1 बिट से 2 और 2 बिट से 4। तो इसका मतलब कि ये पहली स्टेटमेंट में हम यही काम कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 2 बिट्स राइट मूव करके, और दूसरी स्टेटमेंट में इस नंबर को डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमने बनाया हुआ है, तो 1 और 2 ये सेम काम कर रही है। थर्ड को जो है क्या कर रही है, नंबर को 2 टाइम्स कर रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर रही है। तो फर्स्ट एंड 3 ओनली ये सेम है, नहीं। 2 एंड 3 सेम है, नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड ये सेम है, ये दोनों एक ही काम कर रही हैं। वो हमने भी डिटेल में देखा है कि ये शिफ्ट राइट ऑपरेटर से या डिवाइड से, दोनों सूरतों में ये नंबर a या वेरिएबल a 4 से डिवाइड ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बग फिक्सिंग इज डन बाय विच ऑफ द टीम्स इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो बड़ा आसान है कि आपको पता है बग हाईलाइट कौन करता है, आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव या क्वालिटी की टीम, और बग फिक्स कौन करता है, आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है या डेवलपमेंट टीम है, जो उनको बताते हैं हम दोबारा कि भाई ये बग आ गया है, और वो दोबारा कोड को रिव्यू करते हैं और फिर इसको कुछ एनहांसमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर कंपाइल करके हमें कहते हैं कि अब दोबारा देखिएगा, तो फिर क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसको दोबारा दिखती है। टेस्टिंग की टीम ये तो बग निकालती है, एनालिसिस की टीम शुरू में देखती है
कि बेसिकली सॉफ्टवेयर ने बनना कैसे है और उसका डिज़ाइन कैसे होगा। प्रोसेस टीम जो है उसका कोई और काम है, ये बिजनेस साइड पे काम करती है, ठीक है। बाय द वे इंटरेस्टिंगली मैं अपना बता देता हूँ कि मैं इस लेयर पे काम करता हूँ, बिजनेस एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी और मे बी फॉर योर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है ना। सो आई लव व्हाट आई डू, बट आई वर्क ऑन दिस लेयर, एनालिसिस एंड डिज़ाइन पे। तो इनफैक्ट आई एम ए बिजनेस एंड सिस्टम एनालिस्ट। द बग फिक्सिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेवलपमेंट टीम। क्वेश्चन नंबर 33 है, द कोड बिकम्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपका कोड जो है वो खुद ही बता रहा है बेसिकली कि क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ पैरेंथेसिस। बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने पैरेंथेसिस अच्छी यूज की हुई है तो हमारा कोड खुद ही बता देता है कि उसमें क्या ठीक लिखा हुआ, कैसे ठीक लिखा हुआ। पढ़ना आसान है, उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, कोड रिव्यू उसके लिए बड़ा आसान है। तो आप देखिए पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, लीप ईयर इज इक्वल टू ईयर, रिमाइंडर 4 इज इक्वल टू 0, एंड एक और भी कंडीशन लिखी हुई है, उसके बाद समथिंग इज इक्वल टू दिस, एक और भी और लिखी हुई है। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये पहली और ये जो एंड के दरमियान दूसरी कंडीशन है, ये पहले चेक होनी चाहिए, उसके बाद ये चेक होनी चाहिए, या एंड के बाद जो आखिर दो हैं इनमें से कोई एक चेक होनी चाहिए। तो ये रीडेबिलिटी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, पैरेंथेसिस बिल्कुल नहीं यूज़ किए हुए, समझ नहीं आ रही, इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग। सेकंड में यूज़ तो हुई हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो जो बड़ी पैरेंथेसिस है यहाँ पे, ये बिल्कुल एंड पे जाके यहाँ ख़त्म हो रही है, और ये भी इसका मतलब ये है कि सारा ही एक है, ये पहली दो कंडीशंस और ये तीसरी, तो ये भी कुछ इतनी प्रॉपर रीड नहीं हो पा रही अगर मैं आपको सच बताऊँ। थर्ड में अगर आप देखें तो ये एंड में उन्होंने क्या किया, ये एक कंडीशन बना दी है जो कि इनफैक्ट है भी एक कंडीशन, ये देखिएगा, और एक ये कंडीशन है और एक आपकी ये कंडीशन है, इनके दरमियान एंड है। वो कह रहे हैं जी इन ये दोनों ठीक होंगी, और यहाँ तक पैरेंथेसिस उन्होंने क्लोज कर दी, और उसके बाद इन दोनों में ठीक होना ज़रूरी है, और के बाद एक लिखी हुई है इनमें से ठीक हो। तो ये कदरे ज़्यादा अच्छा यूज़ है पैरेंथेसिस का, जिससे थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ रही है, और ये आसानी से समझ आ रहा है कि बेसिकली यहाँ से लीप ईयर जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। ईयर को 4 पर डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, और ईयर को 100 पे भी या 100 पे भी डिवाइड करें और वो 0 ना आए, ये दोनों काम होने के बाद फिर क्या हो रहा है, या फिर ईयर को डायरेक्टली 400 पे डिवाइड करके देख लें, पहली दोनों कंडीशन ट्रू हों और उनका ट्रू रिटर्न हो, और उसके बाद फिर और है, अगर ये ट्रू रिटर्न होगी तो हमने कहा अगला एक्सप्रेशन शायद चेक ना हो, तो इफ बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, हमारा लीप ईयर जो है उसमें ट्रू ही जाएगा, और उसके बाद फिर वी कैन डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। और अगर आप लास्ट वन देखें तो उसमें भी अगेन तीनों को अलग अलग कर दिया है, तो वो भी इतनी रीडेबल नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडिया हो रहा है क्लियरली कि इनफैक्ट क्या लिखा हुआ है। 34 है द साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी। ये एक मेट्रिक होता है, क्वांटिटेटिव मेजर होता है, दैट प्रोवाइड्स द डिजाइनर्स विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ। तो ये देखें मेट्रिक और नंबर दोनों मिलती जुलती चीजें हैं, कोई नंबर रिटर्न होगा हमें इस केस में। इसमें ये बेसिकली है क्या, पहले मैं क्विकली बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है ना, ये यूज होते हैं कि सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी है ना उनको हम मेजर करते हैं, और ये बहुत यूजफुल है खासकर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, जहाँ पे आप इंटरेस्टेड होते हैं कि सिस्टम कैसे लिखा गया है, कैसे वो कंपोज्ड है, कैसे इंटीग्रेटेड है। तो हमने इसे बात की कि ये मैट्रिक है, इसका मतलब है ये कोई क्वांटिटेटिव मेजर है, ये कोई नंबर रिटर्न करेंगे, ऐसा नहीं क्वालिटेटिव आप बात नहीं करेंगे, मुश्किल है, बहुत आसान है, ये सब्जेक्टिव बात है ना, नहीं ऑब्जेक्टिव, हम कोई मैट्रिक नंबर देंगे। ये एक टूल है, एक मेजर है, आपने जरूर पढ़ा होगा, इसका फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा। तो ये एक्चुअली हमें एक नंबर ऑफ क्या बताता है, यानी किस बारे में ये नंबर बताता है कि आपके प्रोग्राम में कितने इंडिपेंडेंट लॉजिक पाथ्स हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कोड्स मेंटेनेबिलिटी एंड आइडेंटिफाइंग द एरियाज दैट मे नीड मोर रिगरस टेस्टिंग। और वो हम किससे करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट लॉजिक पाथ्स कितने हैं, और उससे हमें पता चलता है। तो ये साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी हमें ये इन्फॉर्मेशन बताती है या डिज़ाइनर्स को, कि वो फिर अपनी जो डिज़ाइन है उनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं या कर सकते हैं। 35 है द गोल ऑफ द टेस्टिंग इज टू एक्सपोज डैश डिफेक्ट्स इन ए सॉफ्टवेयर सिस्टम बिफोर इट पुट टू यूज। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब होती है उसका जो मकसद या ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि एक्सपोज किसको करना होता है, जो भी छुपे हुए डिफेक्ट्स हैं, जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए, यानी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बग्स हैं लेकिन वो अभी तक आप कह सकते हैं कि शायद हो, और ये भी कह सकते हैं वो नहीं हो, क्योंकि अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए। और वो जो हिडन है, डिस्कवर नहीं हुए, उनको हम क्या कहते हैं जी, लेटेंट है, वो अभी सामने नहीं है। आपका जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा है वो कहता है जी कोई मसला नहीं साहब, मैं निकाल लूंगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि उसका काम ही है उसने बग्स निकालने हैं
और सॉफ्टवेयर डेवलपर की कोशिश होती है कि बग्स ना निकलें, तो क्यूए की कोशिश होती है कि बग्स निकलें, क्योंकि वो जाके प्रोडक्शन में फिर निकलेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी डेवलपर्स की, डेवलपमेंट टीम की या फिर उस कंपनी की। तो क्यूए जो है उस चीज़ को इंश्योर करता है कि लेटेंट बग्स जो हैं वो एक्सपोज हों इससे पहले के सॉफ्टवेयर को यूज़र को दिया जाए, उसको यूज़ करें। 36 है, डैश इज इंटेंडेड टू डिफाइन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये दो चीज़ें आपने ये ध्यान में रखनी है, रिलेशनशिप किस तरह का है और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट्स तो इट्स डिपेंडेंट्स आर नोटिफाइड एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली। एक तो आपने ये याद रखना है, ये कोई एक फिनोमेना है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का रिलेशनशिप भी है, ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप भी है, और ऐसा कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है तो जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नोटिफाई भी होते हैं, जो उससे एसोसिएटेड हैं, उससे कनेक्टेड हैं, कोई रिलेशनशिप है उनका, और वो अपडेट भी करते हैं अपने आप को ऑटोमेटिकली। तो ये एक्चुअली क्या है, डिजाइन पैटर्न है, और वो जो चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली वो इससे कनेक्टेड है। तो वो फिर क्या कर रहे हैं, अब वो खुद क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चेंज कब होती है और कब हमने अपने आप को चेंज करना है। इस तरह से भी इसको देखें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ऑब्जर्वर पैटर्न। और अगर आप दूसरी तरह से देखें तो फैकाडे जो होता है ये तो एक डिफरेंट पैटर्न है। ये तो कहता है एक आपको मैं हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस दूंगा, कम्प्लेक्सिटी में हाइड कर दूंगा, आपको नहीं पता होगा कि सब सिस्टम्स कितने पड़े हुए हैं अंदर, आपने उनको बस आप जिस मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्टेड इंटरफेस दे रहा हूँ, इस सिंपल इंटरफेस से आप कम्युनिकेट कीजिए और लेट मी हैंडल द कम्प्लेक्सिटी इनसाइड। तो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, सिंगलटन में भी हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले कहा था क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ग्लोबल इंटरफेस होगा, सब एक्सेस करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ऑब्जर्वर यहाँ से भी पता चल रहा है हमें, और ऑब्जर्वर की भी डेफिनेशन यही है कि वहाँ ऑब्जेक्ट्स का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। एक ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो बाकी को क्या होता है, एक तरह की नोटिफिकेशन मिलती है, वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई होता है और ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट भी करते हैं जो भी आपने बिहेवियर उनको दिया होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर पैटर्न की मिसाल है डिज़ाइन पैटर्न में। 37 है, विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ मैसेज इन द सीक्वेंस डायग्राम। तो बड़ा आसान है कि सीक्वेंस डायग्राम्स में आपके पास एसिंक्रोनस मैसेज होते हैं, सिंक्रोनस मैसेज होते हैं, क्रिएट और डिस्ट्रॉय के होते हैं, लेकिन अपडेट का कोई मैसेज नहीं होता। तो हमें कहा गया कि ये जो नॉट ए टाइप ऑफ मैसेज, तो अपडेट जो है वो हमारी डिजायर्ड ऑप्शन है, ये कोई नहीं होता, ये तीनों वैलिड हैं। 38 है जी, आइडियली स्पीकिंग अ फंक्शन इन एनी केस शुड नॉट एक्सीड डैश इन लेंथ। जब आप फंक्शंस लिख रहे होते हैं, कोडिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसमें कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो कि आप फंक्शन लिखना शुरू हो गया और 3 दिन आप एक फंक्शन लिख रहे हैं और वो 10-12 पेजेस पे चला गया, एंड यू आर प्रीटी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट रख के अपनी टीम मेंबर्स को, ये सीनियर्स को जाके बताएंगे कि सर मैंने 10 पेजेस का एक फंक्शन लिख लिया है और वो फंक्शन ये काम करता है, वो करता है, और सारा काम एक खुद ही वो कर रहा है, सारा फंक्शन, पूरी इनवाइस को सर्च, प्रिंट, वैलिडेशन, सब कुछ अपलोड, प्रिंट, एवरीथिंग वो खुद कर रहा है। तो एक इतना बड़ा मैंने फंक्शन लिख दिया 10 पेजेस का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको कहती है नहीं, ऐसा नहीं करना। आपका जो फंक्शन है इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन अ पेज, एक पेज का होना चाहिए। अगर आपको 3-4 काम और करने पड़ रहे हैं, कॉल अनदर फंक्शन, राइट अनदर फंक्शन, सर्च के लिए और को फंक्शन लिखे, वो अपना काम करे, आपको कोई वैल्यू रिटर्न करे, आप उसको लेके आगे चल पड़े। आपको यहाँ से प्रिंट करनी पड़ती है इनवाइस, यूजर कहता है मैंने डाउनलोड करनी है, एक और फंक्शन लिखें जो उसको डाउनलोड करके दे, उसको कॉल कर लें। यूजर ने प्रिंट करनी है, प्रिंट का फंक्शन कॉल कर लें और वो उसकी इनवाइस को प्रिंट करवा दे। सेव करनी है, सेव का फंक्शन कॉल करें, ये जाके डेटाबेस में वैल्यूज अपडेट सेव कर दें, कोई रूटीन कॉल कर लें, कोई क्यूरी चला दें। सो डू समथिंग, बट एक फंक्शन ऐसा ना हो जो कि 20 पेजेस का हो और वो सारा काम कर रहा हो, नहीं। टिपिकली एंड आइडियली एक फंक्शन को एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं तो लिखना हूँ या लिख जाऊँगा या लिख लूँगा, तो देखिए आपको कोई मना नहीं कर रहा। अगेन दीज आर सम रिकमेंडेशंस, दीज आर सम इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये ऐसा नहीं है कि आपको फंक्शन लिखेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा, कंपाइलर नहीं चलाएगा, आपका प्रोग्राम पार्स नहीं होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट आइडियली स्पीकिंग जनरली आपको ये अप्रोच दी गई है कि आप इसको भी फॉलो करें। 39 है, नेम्स रिप्रेजेंटिंग मेथड्स एंड फंक्शंस शुड बी डैश एंड रिटन इन द केस और मिक्स केस स्टार्टिंग विद द डैश। आपको पता है फंक्शंस और मेथड्स के नाम लिखते हैं, जैसे कैलकुलेट स्क्वायर, कैलकुलेट एज, प्रिंट इनवाइस, सर्च नंबर, सर्च एम्प्लॉई एट्सेट्रा। ये डिफरेंट फंक्शंस आप मेथड्स लिखते हैं। तो इन फंक्शंस या मेथड्स को क्या होना चाहिए,
नाउन तो नहीं होते जी, बिल्कुल जो बेस्ट प्रैक्टिस आपने पढ़ी है इसका मतलब ये देखिए, अभी हमने कहा कैलकुलेट स्क्वायर, कैलकुलेट सैलरी, कैलकुलेट टैक्स, तो ये कैलकुलेट नाउन नहीं है, इट्स ए वर्ब। प्रिंट, सर्च, तो ये सारे क्या है, वर्ब हैं आपके। तो इसका मतलब है कि एक मेथड या फंक्शन स्टार्ट होता है वर्ब के साथ। इसका मतलब है ये सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। लेकिन जब आप फंक्शंस के नाम लिखते हैं तो आपको पता है एक स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है या एक रिकमेंडेशन है वो ये है कि स्टार्ट करें विद ए स्मॉल। आप स्मॉल लिखते हैं कैलकुलेट, और स्क्वायर में एस आप टाइटल केस में बड़ा ले सकते हैं और आप ऐसा ही करते हैं। तो इट्स प्रैक्टिस कि आप वर्ब लें और स्टार्ट करें फंक्शन को विद ए लोअर या स्मॉल केस। तो सेकंड ऑप्शन की आपकी यहाँ करेक्ट है। आप स्टार्ट नहीं करते अपर से, बल्कि आगे जाके अपर यूज कर सकते हैं, टाइटल केस ले सकते हैं, बट यू स्टार्ट विद ए लोअर केस। So finally, we have our 40th, the last question. Dash deals with the statement एक लिखी हुई है, Does the product meet system specification? आपका प्रोग्राम जो आपने लिखा है क्या वो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करता है? एक चीज इसको डील करती है और दूसरी चीज किसको डील करती है? They are focused on does the product meet user expectations? तो दो चीजें हैं। सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोई चीज जिसने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना है वो चीज हम क्या करते हैं, वो हम वेरीफाई करते हैं। आवर प्रोडक्ट, आवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज बेसिकली वेरीफाइड कि वो सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करती है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये यूजर्स ने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, यूजर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उनको भी ये फुलफिल कर रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्या है, अब वैलिडेशन है। ये वैलिड कर रहे हैं हम अपनी प्रोडक्ट को, वैलिडेट कर रहे हैं कि क्या यूजर ने यही कहा था, वो यही चाह रहे थे इनफैक्ट। तो वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं कि सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के फॉलो करते हुए आपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखा है, और अगर वो यूजर की एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा उतरता है या उनको फुलफिल करता है। वैसे हमारे यूजर तो हमेशा नई चीज़ें पूछते रहते हैं हर दिन कि आप इसमें ये डाल दीजिए, वो एंटर कर दीजिए, हमें इस तरह चाहिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इस तरह चाहिए, LMS में ये चीज़ कर दें, वो कर दें। तो बट एनीवेज जो कुछ शुरू में आपने एक्सप्लिसिटली स्टेट कर ली हैं, अगर उनको वो मीट करता है तो इसका मतलब है ये क्या है, ये वैलिडेशन आपने कर लिया है कि ये सॉफ्टवेयर वैलिडेटेड है, इट फुलफिल्स दी कस्टमर्स या एंड यूजर्स स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स जो आपने पहले लिखी थी। आपको याद होगा STLs में हम स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से, तो वो फुलफिल करता है। तो ये पहला हमारा जो प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन का, दूसरा जो है वो वैलिडेशन का है। द रेस्ट दे डू नॉट फिट इनटू दिस क्राइटेरिया, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो वी आर एंडेड अप विद आवर 40th क्वेश्चन। 40 क्वेश्चंस का हमने पूल लिया था और ये आपको एग्जाम में फेस करना है। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि आपको एक गैप एनालिसिस दे दें और जिन एरियाज़ में आपको लगता है कि थोड़ा सा भी काम करना है बिफोर अपीयरिंग इन योर रियल एग्जाम, उनको आप देखिए, ज़रूर रिव्यू कीजिए और रियल एग्जाम में बैठने से पहले वो कुछ स्लाइट एक ओवरव्यू आप ज़रूर ले लीजिए। लास्टली मैं ये कहूँगा कि जैसे हम कोशिश करते हैं कुछ आपको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करते हैं, कुछ आपके लिए चीज़ें बेहतर या आसान करने की कोशिश करते हैं, इस सारी काविश में हम किस हद तक कामयाब होते हैं ज़रूर हमें बताया करें, और क्या चीज़ें हैं जिनको हम कंसिडर करें तो हमारा कंटेंट जो है वो आपके लिए और बेहतर होगा। हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को रीच कर पाएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट इसे लर्न कर पाएंगे, अपना एग्ज़ाम अच्छा कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप काइंडली दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में हमारी हेल्प कीजिए। लेट देम रिव्यू द सेम और लेट देम एलिवेट देयर स्कोर, कोई 10-20% अपना स्कोर वो बेहतर कर सकें। तो इस नोबल काज में आप हमारा साथ दीजिए, हेल्प अस रीच मैक्सिमम ऑडियंस, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हमें बताइए हमारे लिए क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, कंटेंट, इसकी लेंथ, डिलीवरी, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस की वैरायटी कम कर दें, ज़्यादा, किस तरह से क्या चीज़ें हैं जो बेहतर की जा सकती हैं, डिलीवरी, प्रेजेंटेशन, कुछ भी, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। हमारी कोशिश होगी कि आपकी फीडबैक को ज़रूर कंसिडर करें और इस कंटेंट को और ज़्यादा इंप्रूव करते जाएं और ज़्यादा बेहतर करते जाएं, आपको और ज़्यादा फैसिलिटेट करते जाएं इंशाल्लाह। और लास्टली, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, सब्सक्राइब रहिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जो भी हम नया कंटेंट बना रहे हो, अपलोड कर रहे हो, आप उससे नोटिफाइड रहें। और मूविंग फॉरवर्ड आपके जो बाकी सेमेस्टर्स हैं और फ्यूचर के जो प्रोग्राम्स हैं, ऑब्वियसली आई एम श्योर कि हम इसमें कॉन्स्टेंटली चीज़ें ऐड करते रहेंगे, आपको मिलती रहेंगी। और आप इसी तरह बाकी अपनी आने वाली जो असाइनमेंट्स हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, चीज़ें हैं और आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह वी आर स्ट्राइविंग टू इंश्योर कि आप उनको समझें, अच्छी तरीके से समझें, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें भरपूर हमारे साथ, गैप एनालाइज करें, चीज़ों को रिविजिट करें
और एक अच्छा स्कोर अर्न करें, एक अच्छा जीपी अर्न करें और चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखें भी इंशाल्लाह, और एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर करें अपने पेरेंट्स को भी और अपने लिए कल को एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करें। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए, हमारे साथ को कनेक्टेड रहिए, फीडबैक शेयर करते रहिए और कंटेंट को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। I'll talk to you and then inshallah in any next session और in next content जो भी हम अपलोड करते हैं तो आपसे तब बात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Finally, I wish you very best of luck for your final exam. May you get through with the flying colors and deliver some good results to your parents. ठीक है, वो भी खुश हों और आप भी खुश हों। Stay blessed and stay happy. Talk to you then inshallah. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.